हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीआरके's एजुकेशन। तो आज हम लोग फोटोसिंथेसिस शुरू कर रहे हैं। फोटोसिंथेसिस, देयर इज सम हिस्ट्री एसोसिएटेड विद दिस चैप्टर। तो ये वन ऑफ द मेरा सबसे फेवरेट चैप्टर है। तो फोटोसिंथेसिस का हम लोग आज लेक्चर 1 लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो पहली चीज़ समझो कि फोटोसिंथेसिस जो होता है, इसमें आपको क्या करना होता है, सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज करना होता है। इसमें आपको सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज करना है, सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज। तो सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज हो रहा है तो ये एनाबॉलिक प्रोसेस होगी, क्योंकि कुछ ना कुछ बन रहा है ना। तो ये एनाबॉलिक प्रोसेस होगी एंड इट इज़ बेसिकली फिजियोकेमिकल प्रोसेस, फिजियोकेमिकल प्रोसेस। तो फोटोसिंथेसिस पहली चीज़ जिसमें सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज हो रहा है, एनाबॉलिक प्रोसेस है और ये फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन जो है आपको बचपन से पढ़ाई जाती है, आपको रटी होगी कि 6CO2 जो है 12H2O के साथ रिएक्ट होते हैं, 12H2O के साथ रिएक्ट होते हैं। 6CO2 reacts with 12H2O और बना देता है C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2, ठीक है। तो ये आपका ग्लूकोज है, दिस वन इज योर ग्लूकोज। तो ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है जो कि आपको याद होनी चाहिए। 6CO2 रिएक्ट्स विद 12H2O, इट गिव्स C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। ओके, अब साइट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कहाँ कहाँ पर हो सकता है। पहली चीज़ देखो कि प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। फिर आ जाते हैं बैक्टीरिया के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है आपके क्रोमेटोफोर्स में। और ब्लू ग्रीन अलगे या फिर साइनोबैक्टीरिया आप जिसको बोलते हो, उनके अंदर ये होता है फोटोसिंथेटिक लैमिले के अंदर। तो ये जो है आपको साइट्स पता होने चाहिए फोटोसिंथेसिस के। आगे आ जाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। हम मेजरली फोकस यहाँ पर करेंगे हमारे प्लांट्स पर। तो हमारे पास प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होता है, क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट में सबसे पहले स्ट्रक्चर होती है कि इसमें होते हैं आउटर मेम्ब्रेन, जिसको आप लोग कहते हो पेरिस्टोमियम। पेरिस्टोमियम एक डबल मेम्ब्रेन होती है, जिसके अंदर एक आउटर मेम्ब्रेन होती है और एक इनर मेम्ब्रेन होती है। आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन। तो इस वे में पेरिस्टोमियम बनता है। आप देख सकते हो क्लोरोप्लास्ट डायग्राम में, दिस वन इज आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज इनर मेम्ब्रेन, कलेक्टिवली इट इज कॉल्ड एज पेरियोस्टियम, ठीक है। देखिए इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, कलेक्टिवली कॉल्ड एज पेरियोस्टियम, ठीक है। आगे इसके अंदर होता है बेसिकली स्ट्रोमा या फिर मैट्रिक्स, स्ट्रोमा या फिर मैट्रिक्स। तो ये वाला जो रीजन होता है अंदर वाला, दिस रीजन इज बेसिकली कॉल्ड एज स्ट्रोमा या फिर मैट्रिक्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। अगला होता है आपके पास इसके अंदर थाइलाकॉइड। तो आपको एक कॉइन लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, यस, दिस इज बेसिकली योर थाइलाकॉइड, दिस इज योर थाइलाकॉइड, दिस वन इज योर थाइलाकॉइड, दिस इज योर थाइलाकॉइड। तो एक कॉइन लाइक स्ट्रक्चर को आप लोग कहते हो थाइलाकॉइड। अगला स्ट्रक्चर होता है ग्रैनम। ग्रैनम इज नथिंग बट स्टैक ऑफ थाइलाकॉइड्स। आप देख सकते हो कि ये एक स्टैक बना रहा है ये वाला, तो दिस वन इज फर्स्ट स्टैक, दिस इज अदर स्टैक। तो ये स्टैक ऑफ जो बन रहे हैं थाइलाकॉइड्स, दिस वन इज कॉल्ड एज ग्रैनम, दिस इज वन ग्रैनम, दिस इज अनदर ग्रैनम, दिस इज अनदर ग्रैनम, दिस इज अनदर ग्रैनम। तो ग्रैनम्स होते हैं। एंड कलेक्टिवली प्लूरल टर्म्स, अगर आपको प्लूरल वे में कहना पड़े तो आप उसको कहते हो ग्रैना, यानी कि सभी को मिला के आप लोग क्या कह दोगे, ग्रैना कह दोगे। अगला होता है फोटोसिंथेटिक लैमेले यानी कि स्ट्रोमल लैमेले, दे आर कॉल्ड एज स्ट्रोमल लैमेले, स्ट्रोमल लैमेले। तो स्ट्रोमल लैमेले क्या होते हैं, ये जो कनेक्ट कर रहा है ना दो ग्रैनम्स को, कंफ्यूज मत हो, ये दो ग्रैनम्स है, इसको जो है कलेक्ट कर रहा है ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला, दिस वन इज बेसिकली योर स्ट्रोमल लैमेले। क्योंकि ये स्ट्रोमा के अंदर है और लैमिला की तरह एक्ट कर रहा है, यानी कि दो इसको कनेक्ट कर रहा है, सो इट इज कॉल्ड एज स्ट्रोमल लैमेले। तो इस वे में ये होता है हमारा फोटोसिंथेसिस का स्ट्रक्चर, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो डीएनए होगा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो डीएनए होगा उसको आप लोग कहते हो प्लास्टिडोम, प्लास्टिडोम। इसके अंदर जो होता है राइबोसोम जो होता है, दैट इज बेसिकली योर 70S राइबोसोम, 70S राइबोसोम, ठीक है। तो इस वे में हमने बेसिकली क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देख लिया। अब आगे पिगमेंट्स की बात करते हैं। पिगमेंट्स, आपको पता है कि प्लांट के अंदर पिगमेंट्स होते हैं। तो कौन से पिगमेंट्स होते हैं। सबसे पहला होता है आपके पास पिगमेंट की अगर मैं बात करूँ तो होता है क्लोरोफिल ए, प्लांट्स के अंदर देख रहे हैं हम लोग क्लोरोफिल ए। अगला पिगमेंट होता है क्लोरोफिल बी। अगला पिगमेंट आपके पास होता है जैंथोफिल, और लास्ट पिगमेंट होता है आपके पास कैरोटिनॉइड्स, ठीक है।
तो ये 4 टाइप्स के पिगमेंट्स आपको प्लांट्स के अंदर देखने को मिलेंगे। अब एनसीईआरटी में बेसिकली इन सबके कलर्स बताए हुए हैं, ठीक है। क्लोरोफिल ए का जो कलर होता है दैट इज बेसिकली ब्लू ग्रीन कलर का आपका क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल ए होता है। सो बेसिकली इट इज ब्लू ग्रीन। क्लोरोफिल बी का कलर दिया गया है येलो ग्रीन। ज़ैंथोफिल का आपको कलर दिया गया है बेसिकली येलो। और कैरोटीन्स का कलर आपको दिया गया है, कैरोटीनॉइड्स का आपको कलर दिया गया है ऑरेंज, ठीक है। तो ये आपको कलर्स एनसीईआरटी में दिए गए हैं जो कि आपको याद होने चाहिए, ठीक है। ऑरेंज या फिर इसको येलो ऑरेंज, प्रिसाइसली इसको येलो ऑरेंज कहा गया है एनसीईआरटी में, येलो ऑरेंज। तो इस टाइप से पिगमेंट्स के यहाँ पर आपको कलर देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। आगे आ जाते हैं पार क्या होती है? पार इज नथिंग बट फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, जिसके अंदर वो वेवलेंथ ऑफ लाइट, इट इज बेसिकली वो वेवलेंथ ऑफ सनलाइट जिसमें फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है। तो इसको आप लोग पार कहते हो। तो फोटोसिंथेसिस जो होता है वो बेसिकली होता है विजिबल लाइट के अंदर, याद कीजिए फोटोसिंथेसिस होता है विजिबल लाइट के अंदर। विजिबल लाइट यानी कि कौन से? विबग्योर, ठीक है, ओके। तो इसकी वेवलेंथ आप बता दो कहाँ से कहाँ पर होगी? इसकी वेवलेंथ होगी 400 to 700 नैनोमीटर, ठीक है। तो ये होती है आपकी फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, क्लियर है, ओके। अब एब्जॉर्प्शन और ये वाला स्पेक्ट्रम हम बाद में देखेंगे, उसके पहले आपको एक पॉइंट दिया गया एनसीईआरटी में कि मोस्ट अबंडेंट पिगमेंट इन द वर्ल्ड कौन सा है? मोस्ट अबंडेंट पिगमेंट इन द वर्ल्ड है आपका क्लोरोफिल ए। सो इट इज कॉल्ड एज चीफ पिगमेंट बेसिकली। क्लोरोफिल ए जो होता है इट इज मोस्ट अबंडेंट पिगमेंट, सो इट इज कॉल्ड एज चीफ पिगमेंट। सबसे ज़्यादा कौन सा पिगमेंट देखने को मिलता है आपको? क्लोरोफिल ए, सो इट इज़ द चीफ पिगमेंट, ओके। अब आगे आ जाते हैं फोटोसिंथेसिस। अब बेसिकली हम लोग प्रोसेस पे आ जाते हैं। तो फोटोसिंथेसिस बेसिकली होता है 2 स्टेप्स के अंदर। एक होता है लाइट रिएक्शन जिसको आप लोग हिल रिएक्शन कहते हो, दूसरा होता है डार्क रिएक्शन या फिर जिसको आप लोग बायोसिंथेटिक फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस कहते हो, ठीक है। लाइट रिएक्शन विच इज कॉल्ड एज हिल रिएक्शन, इट इज फोटोकेमिकल फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस, वेयर एज डार्क रिएक्शन विच इज बायोसिंथेटिक फेज, और ये डार्क रिएक्शन है, ठीक है। तो लाइट रिएक्शन में बेसिकली होता क्या है? लाइट रिएक्शन में सबसे पहले होगा लाइट का एब्जॉर्प्शन, इसमें होगा वाटर का स्प्लिटिंग, वाटर का स्प्लिट होने के बाद निकलता है O2, तो रिलीज ऑफ O2, और सिंथेसिस ऑफ सम केमिकल इंटरमीडिएट्स दैट आर ATP एंड NADPH2 विच आर फर्दर यूजफुल इन डार्क रिएक्शन या फिर बायोसिंथेटिक फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। ध्यान से समझो, सिंथेसिस ऑफ केमिकल इंटरमीडिएट्स ATP और NADPH2 कहाँ पे हो रहा है? लाइट रिएक्शन। लेकिन अगर मैं कहूँ कि इनका यूज़ कहाँ पर होगा? इनका यूज़ होगा डार्क रिएक्शन में, क्लियर। तो लाइट रिएक्शन में क्या होगा? सिंथेसिस ऑफ केमिकल इंटरमीडिएट्स ATP और NADPH2। अब सिंथेसिस ऑफ ATP इज बेसिकली कॉल्ड एज फॉस्फोराइलेशन, तो फॉस्फोराइलेशन आपको पढ़ना है। तो फॉस्फोराइलेशन के अंदर क्या होगा? सिंथेसिस ऑफ ATP। तो फॉस्फोराइलेशन के द्वारा हम लोग ATP बना देंगे, क्लियर है। तो मैंने क्या कहा? लाइट रिएक्शन इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज हिल रिएक्शन विच इज़ द फोटोकेमिकल फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसमें क्या होगा? सबसे पहले लाइट एब्जॉर्प्शन, फिर वाटर की स्प्लिटिंग, फिर रिलीज ऑफ O2, और सिंथेसिस ऑफ सम केमिकल इंटरमीडिएट्स विच आर ATP एंड NADPH2 विच विल बी फर्दर यूटिलाइज्ड इन सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज इनसाइड द डार्क रिएक्शन या फिर बायोसिंथेटिक फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस, ओके। अब लाइट रिएक्शन में सबसे पहले होता क्या है? हमने देखा था लाइट रिएक्शन की फर्स्ट स्टेप, याद करो कि लाइट रिएक्शन की आपकी फर्स्ट स्टेप थी एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, ओके। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट करने में जो कंपोनेंट सबसे ज़्यादा मदद करता है इट इज़ कॉल्ड एज फोटो सिस्टम या फिर क्वांटाजोम। इट इज़ कॉल्ड एज फोटो सिस्टम या फिर क्वांटाजोम, ठीक है। ये क्या होता है? एब्जॉर्ब्स लाइट, ठीक है। अब ये जो आपका स्ट्रक्चर होता है ये क्या करता है? बेसिकली लाइट को एब्जॉर्ब करता है, लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, ठीक है। तो ये एब्जॉर्ब लाइट कर रहा है और रिलीज द इलेक्ट्रॉन, और जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी उससे हम लोग आगे चल के क्या बना लेंगे? ATP का सिंथेसिस। तो ये मैकेनिज्म होता है लाइट रिएक्शन का। तो फोटो सिस्टम या क्वांटाजोम ये क्या स्ट्रक्चर होता है? विच बेसिकली एब्जॉर्ब्स द लाइट विच रिलीजेस द इलेक्ट्रॉन, और इसी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी से हम लोग ATP का सिंथेसिस कर लेंगे।
एटीपी सिंथेसिस कर लेंगे, ठीक है, एटीपी का हम लोग सिंथेसिस कर लेंगे, ठीक है। तो क्वांटाजोम का बेसिकली स्ट्रक्चर होता है, क्वांटाजोम का हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं, तो आ जाते हैं क्वांटाजोम के स्ट्रक्चर पे। क्वांटाजोम, क्वांटाजोम विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज फोटो सिस्टम, फोटो सिस्टम। तो बेसिकली आपके क्वांटाजोम के अंदर होते हैं दो कंपार्टमेंट्स। फर्स्ट इज योर लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, वेयर एज अदर इज योर रिएक्शन सेंटर। तो दो कंपार्टमेंट्स होते हैं इसके अंदर। पहला होता है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। अब मैं इधर लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बना देता हूँ, ठीक है। सो बेसिकली ये जो आपका कंपार्टमेंट होता है यहाँ से लेके यहाँ तक, इट इज़ योर लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। और ऊपर जो एक जो गोला दिख रहा है ना, ये वाला, इसको मैं अलग कलर से इंडिकेट कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। ओके, इसको मैं एक अलग कलर दे देता हूँ, हाँ, ये वाला, दिस वन इज योर रिएक्शन सेंटर। तो दो कंपार्टमेंट से आपका क्वांटाजोम या फिर फोटो सिस्टम बनता है, ठीक है। अब सबसे पहले आपको पिगमेंट्स पता होना चाहिए जो कि ये बना रहे, और ये एक पॉइंट याद रखिए कि आपका क्वांटाजोम या फिर फोटोजोम है, इट इज़ फॉर्म्ड बाय पिगमेंट्स, इट इज़ फॉर्म्ड बाय पिगमेंट्स, फॉर्म्ड बाय पिगमेंट्स, ओके। अब मुझे बताओ, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स ये पिगमेंट से बन रहा है, तो ये सारे क्या है, पिगमेंट्स है। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये सारे पिगमेंट्स है। अब कौन से पिगमेंट्स है, ध्यान से समझो। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स इज नियरली फॉर्म्ड बाय 300 पिगमेंट्स, 300 पिगमेंट्स, 300 पिगमेंट्स, ओके। जिसमें से आपके पास होते हैं 200 तो क्लोरोफिल ए होते हैं, फिर 50 कैरोटिनॉइड्स होते हैं, कैरोटिनॉइड्स, और फ्यू क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल बी। तो ये कौन फॉर्मुलेट करता है, आपका लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। और रिएक्शन सेंटर, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि आपका रिएक्शन सेंटर है, ये हमेशा 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 आपका होगा क्लोरोफिल ए, ठीक है, क्लोरोफिल ए। तो इस वे में हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक रिएक्शन सेंटर, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स विच इज फॉर्मुलेटेड बाय 300 पिगमेंट्स, जिसमें से 200 क्लोरोफिल ए है, 50 कैरोटिनॉइड्स है और फ्यू क्लोरोफिल बी है। और रिएक्शन सेंटर हमेशा कौन बना रहा है, क्लोरोफिल ए बना रहा है, ठीक है। अब क्लोरोफिल ए, इसको हम लोग फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं। अगर ये आपका 700 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो हम लोग इस फोटो सिस्टम को नाम देंगे फोटो सिस्टम 1, ठीक है। इंपॉर्टेंट है कि अगर ये 700 नैनोमीटर को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो हम लोग इस फोटो सिस्टम को क्या नाम देंगे, फोटो सिस्टम 1, ठीक है। अगर ये आपका 680 नैनोमीटर वाली वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो इस फोटो सिस्टम को हमने नाम दे देते हैं फोटो सिस्टम 2। क्लियर है, एकदम क्रिस्टल क्लियर। अब इसको याद कैसे करिए कि नीट के अंदर 700 मार्क जिसको आ रहे हैं, 700 मार्क जिसको आ रहे हैं उसका रैंक 1 है, और जिसको 680 मार्क आ रहे हैं उसका ऑल इंडिया रैंक 2 है। तो ऐसे याद कीजिए इसको, ठीक है। अब होता क्या है, जब सनलाइट गिरती है, सनलाइट जो होती है आपकी गिरती है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स पे, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स पे आपकी सनलाइट गिर जाएगी। फिर ये क्या करेंगे, उस लाइट के एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करेंगे टूवर्ड्स द रिएक्शन सेंटर, टूवर्ड्स द रिएक्शन सेंटर। और अल्टीमेटली क्या होगा, जो आपका रिएक्शन सेंटर है, इट विल इजेक्ट आउट इलेक्ट्रॉन। आपका मकसद क्या था, देखिए, एब्जॉर्ब कीजिए लाइट को, रिलीज इलेक्ट्रॉन कीजिए, उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से एटीपी बनाइए, ठीक है। तो देखिए रिएक्शन सेंटर बाद में क्या कर रहा है, आपका इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है। ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को बाद में रिलीज कर रहा है। इलेक्ट्रॉन इज बेसिकली बीइंग रिलीज्ड, क्लियर है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जो है आगे की तरफ रिएक्शन सेंटर की तरफ आपका जो है किसको भेज रहा है, एनर्जी को भेज रहा है। और फिर यहाँ से आपका कौन रिलीज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है। और ये जो एनर्जी आगे की तरफ ट्रांसमिट होती है, इट इज़ बाय रेजोनेंस, रेजोनेंस, ठीक है, इट इज़ बाय रेजोनेंस, क्लियर है। तो ये क्वांटाजोम या फिर फोटो सिस्टम का स्ट्रक्चर होता है। दो टाइप्स के आपने फोटो सिस्टम पढ़े, एक होता है फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2। फोटो सिस्टम 1 के अंदर जो आपका रिएक्शन सेंटर का क्लोरोफिल होता है वो 700 नैनोमीटर का होता है, और फोटो सिस्टम 2 के अंदर जो होता है आपका क्लोरोफिल है रिएक्शन सेंटर का, वो 680 नैनोमीटर का होता है। अब आपने बेसिकली इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया। अब आता है फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन यानी कि एटीपी का बनना। अब एटीपी बना कैसे रहे हम लोग, याद करो, एटीपी बना रहे बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज रिलीज्ड बाय रिएक्शन सेंटर। इससे आप लोग क्या बना रहे थे, एटीपी, ठीक है। अब आपको एटीपी बनाने का है, तो एटीपी बनाने के प्रोसेस को आप लोग नाम दे देते हो फॉस्फोराइलेशन। तो फॉस्फोराइलेशन इज बेसिकली ऑफ 2 टाइप्स, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ये समझने के पहले एक चीज़ समझ लो कि जो आपने थाइलाकॉइड देखा था, थाइलाकॉइड, थाइलाकॉइड के अंदर याद करिए कि
दोनों फोटो सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, यानी कि फोटो सिस्टम 1 भी प्रेजेंट होता है और फोटो सिस्टम 2 भी प्रेजेंट होता है। और जो आपने बेसिकली स्ट्रोमल लैमेले देखे, स्ट्रोमल लैमेले, इसके अंदर बस फोटो सिस्टम 1 प्रेजेंट होता है। रटिए इसको अच्छे से, थाइलैकॉइड के अंदर बोथ फोटो सिस्टम प्रेजेंट, स्ट्रोमल लैमेले के अंदर ओनली फोटो सिस्टम 1 इज प्रेजेंट। क्लियर एकदम? थाइलैकॉइड के अंदर बोथ फोटो सिस्टम आर प्रेजेंट, स्ट्रोमल लैमेले के अंदर ओनली फर्स्ट फोटो सिस्टम 1 इज प्रेजेंट। अब साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन देखिए, अब साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को समझते हैं, यानी कि साइक्लिक वे में आपको एटीपी का सिंथेसिस करना है। पहली चीज़ ये पकड़ लो कि इसके अंदर ओनली 1 फोटो सिस्टम इन्वॉल्व। देख सकते हैं आप लोग, पूरे साइकिल में आपको बस यही फोटो सिस्टम दिख रहा है, फोटो सिस्टम 1, ठीक है, ओनली 1 फोटो सिस्टम इन्वॉल्व। और नॉन साइक्लिक के अंदर आप देख सकते हो, इसके अंदर मैं लिखूंगा कि 2 फोटो सिस्टम्स इन्वॉल्व। देखिए इसमें एक तो फोटो सिस्टम 2 भी है और फोटो सिस्टम 1 भी है, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब मुझे थोड़ा सोच के बताओ कि अगर मैंने कहा कि साइक्लिक के अंदर सिर्फ एक फोटो सिस्टम इन्वॉल्व है, तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन ऑपरेट कहाँ पर होगी? यस, इट विल बेसिकली ऑपरेट इन स्ट्रोमल लैमेले। स्ट्रोमल लैमेले, क्लियर हो गया? स्ट्रोमल लैमेले। अब मैंने क्या कहा, नॉन साइक्लिक में दोनों फोटो सिस्टम इन्वॉल्व है, तो नॉन साइक्लिक कहाँ पर होगा? जहाँ पर 2 फोटो सिस्टम्स प्रेजेंट है, विच आर बेसिकली प्रेजेंट इन थाइलैकॉइड मेम्ब्रेन। थाइलैकॉइड मेम्ब्रेन, क्रिस्टल क्लियर हो गया? थाइलैकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होगा और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहाँ पर होगा? बेसिकली आपके साइक्लिक होगा आपके स्ट्रोमल लैमेले के अंदर। क्लियर है? अब पहले हम लोग साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को समझते हैं, ठीक है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन ध्यान से समझो। अब आपके पास क्या है? फोटो सिस्टम 1 प्रेजेंट है, दिख रहा है फोटो सिस्टम 1। मैंने क्या कहा था? फोटो सिस्टम 1 क्या करेगा? किसको रिलीज करेगा? इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन बेसिकली साइकिल में थ्रू इलेक्ट्रॉन कैरियर्स घूम के फिर से एक बार फोटो सिस्टम 1 के पास आ जाएगा। जो बीच वाले सब प्रेजेंट है ना, ये होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो फोटो सिस्टम 1 रिलीज कर रहा है उसको कैरी कर रहे हैं, तो ये आपके कौन हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, ठीक है। तो बेसिकली इसमें हो क्या रहा है कि फोटो सिस्टम 1 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है, जो कि अल्टीमेटली घूम रहा है इन इलेक्ट्रॉन्स कैरियर्स के अंदर, और अल्टीमेटली फाइनल इलेक्ट्रॉन फिर से वापस एक बार फोटो सिस्टम 1 के अंदर आ रहा है। तो अगर मैं इसमें आपसे सवाल पूछूं कि फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, तो आप आंसर दोगे इट इज़ फोटो सिस्टम 1। और इसके अंदर अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि कितने इलेक्ट्रॉन कैरियर्स प्रेजेंट है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंदर, तो आप आंसर दोगे कि 5 इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रेजेंट है। और इनके नाम क्या होते हैं? ध्यान से सुन लो नाम और नोट कर लो, ठीक है। FRS, फर्स्ट 1 इलेक्ट्रॉन कैरियर इज योर FRS, इट इज कॉल्ड एज फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। अगला होता है FD, विच इज योर फेरोडॉक्सिन। अगला होता है साइटोक्रोम B6। अगला होता है साइटोक्रोम F। अगला होता है प्लास्टोसाइनिन, और अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन इज गिवन आउट टू फोटो सिस्टम 1, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के नाम लिख लिए, फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस, फेरोडॉक्सिन, साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F और प्लास्टोसाइनिन। अब भाई इसमें ATP बनी कहाँ पे? आपका मकसद क्या है? फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंदर क्या होना चाहिए भाई? ATP बननी चाहिए। तो इसमें ATP बनती कौन से स्टेप में? इसको काफ़ी अच्छे से याद रखना होगा कि इसमें ATP आपकी बन रही है यहाँ पर। एक तो फेरोडॉक्सिन से लेकर साइटोक्रोम B6 के बीच में ATP बन रही है, और साइटोक्रोम B6 से लेकर साइटोक्रोम F के बीच में आपकी ATP बन रही है। तो इन 2 स्टेप्स के अंदर यहाँ पर ATP का फॉर्मुलेशन हो रहा है। क्लियर? अब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ जो कि पूछ सकते हैं कि प्लास्टोसाइनिन के अंदर कॉपर प्रेजेंट होता है। ये एक पॉइंट याद रख लीजिए कि भाई प्लास्टोसाइनिन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? कॉपर प्रेजेंट होता है। और जो आपका फेरोडॉक्सिन होता है उसके अंदर आयरन प्रेजेंट होता है। ये कुछ पॉइंट जो है पूछ सकते हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ कि यहाँ पर ATP सिंथेसिस के लिए हमने यूज़ किसको लिया? जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी का हमने ATP बना लिया यहाँ पर इलेक्ट्रॉन से। तो समझ गए आप साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन? ओके। अब आगे आते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। पहली चीज़ हमने कहा नॉन साइक्लिक के अंदर 2 फोटो सिस्टम इन्वॉल्व है और थाइलैकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर होगा। तो देखिए फोटो सिस्टम 2 भी है, फोटो सिस्टम 1 भी है, तो दोनों होते हैं प्रेजेंट। ओके, होगा क्या? सेम वही सिनेरियो होगा। फोटो सिस्टम 1 क्या करेगा? पहले इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, इलेक्ट्रॉन घूम घूम के यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घूम फिर के NADP रिडक्टेज के पास आ रहा है, ठीक है। सिमिलरली फोटो सिस्टम 2 भी इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा और ये इलेक्ट्रॉन भी घूम के फिर से NADP रिडक्टेज के पास आएगा। अब मुझे बताओ, ध्यान से सुनो, NADP रिडक्टेज जो होता है, NADP रिडक्टेज के पास प्रेजेंट होता है NADP, निकोटीन अमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेटेज, ठीक है। तो NADP प्रेजेंट होता है। अब भाई बोलो कि 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 1 से और एक इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 2 से। एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इधर NADP के पास, दूसरा भी इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इधर। तो NADP को कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन मिल रहे।
एक फ्रॉम फोटो सिस्टम 1, एक फ्रॉम फोटो सिस्टम 2, तो बेसिकली ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा भाई, NADP2- में कन्वर्ट हो जाएगा। क्रिस्टल क्लियर हो गया, NADP2- के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब बेसिकली इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, सिमिलरली वैसे ही देखो इलेक्ट्रॉन जा रहा था, इलेक्ट्रॉन वही मूवमेंट दिखा रहा है, अल्टीमेटली 2 चार्ज आ जाएगा, यानी यहाँ पर NADP2- बन जाएगा। क्लियर है। अब मैं यहाँ पर आपको बताऊँ कि होगा क्या। अब भाई ये 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, फोटो सिस्टम 2 भी इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, फोटो सिस्टम 1 भी इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, तो इन दोनों पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सोचो, दोनों पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो मैं फोटो सिस्टम 2 पर एक पॉजिटिव चार्ज लिख लेता हूँ, फोटो सिस्टम 1 पर एक पॉजिटिव चार्ज लिख लेता हूँ, तो भाई पॉजिटिव चार्जेस आ गए। ओके, अब क्या होता है, आपको बनाना है NADPH2 और ATP, जो कि आपको डार्क रिएक्शन में यूटिलाइज करना है। ठीक है, पहली चीज़ तो इसमें एक MCQ पकड़ लो कि फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कौन है भाई, NADP रिडक्टेस, यानी कि NADP। उसमें क्या था, फोटो सिस्टम 1 ही था, इसमें फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, NADP। क्लियर है। अब ध्यान से समझो, अब यहाँ पर इनकी चार्ज की भूख मिटाने को यहाँ पर वाटर की स्प्लिटिंग होती है वाया वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स, विच इज़ एसोसिएटेड ऑलवेज विथ फोटो सिस्टम 2। ओके, यहाँ पर कुछ कॉम्प्लेक्स होता है विच इज़ कॉल्ड एज वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स या फिर ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। तो देखो, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स या फिर ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स या फिर ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, इसमें क्या होगा, वाटर का स्प्लिटिंग होगा। अब देखो, वाटर जो है H2O, ये कैसे स्प्लिट होगा भाई, ये सबसे पहले 2H+ दे देगा, फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स देगा और हाफ ऑक्सीजन दे देगा। क्लियर है। अब एक एक चीज़ समझो, जो 2H+ है पॉजिटिव चार्ज है, तो ये निगेटिव के पास अट्रैक्ट हो जाएंगे, यानी कि NADP2- के पास चले जाएंगे। फिर आपके जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ये फोटो सिस्टम्स की चार्ज की भूख मिटाने में चले जाएंगे, और जो आपका O2 है वो एनवायरनमेंट में रिलीज कर दिया जाएगा। 3 चीज़ें समझ गए। ओके, तो देखो 2H+ निकले थे, 2H+, NADP2- 2H+ के साथ रिएक्ट हो जाएगा और क्या बना देगा, NADPH2, जो आपको चाहिए था, बन गया NADPH2। ग्रेट, NADPH2 बन गया। आगे क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है ये कहाँ पर भागेंगे, फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2 के पास भाग जाएंगे उनकी चार्ज की भूख मिटाने को, और लास्ट में क्या बच रहा था आपके पास, O2, जो कि क्या हो जाएगा, एनवायरनमेंट के अंदर रिलीज हो जाएगा। तो तीनों की चीज़ें समझ गए आपको, तीनों के फंक्शंस। 2H+ क्या कर रहे हैं, NADP2- के साथ NADPH2 बना रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 1 पे जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 2 पे जा रहा है, ताकि उनके चार्ज मिट जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए, और हाफ O2 आप लोग एनवायरनमेंट में रिलीज कर रहे हो। ठीक है। अब एक बात समझो, यहाँ पर ATP कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पर ATP आपका बनता है इस वाले स्टेप में, साइटोक्रोम B6 से लेके साइटोक्रोम F के बीच में, यहाँ पर आपका ATP फॉर्म हो रहा है। तो ATP भी बन गया और आपका NADPH2 भी बन गया। तो ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन देख लिया। नॉन साइक्लिक के अंदर आपको याद रखना है, इट इज़ बेसिकली दोनों फोटो सिस्टम इन्वॉल्व है, आप देख सकते हो। अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर NADP है। फिर यहाँ पर वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स और ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, इट इज़ ऑलवेज एसोसिएटेड विथ फोटो सिस्टम 2। ये एक चीज़ याद रखनी चाहिए आपको। ठीक है। अब कुछ डिटेल बातें। अब मुझे बताओ, इलेक्ट्रॉन घूम कैसे रहा है, Z टाइप में घूम रहा है, थोड़ा सा Z टाइप। तो बेसिकली नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, याद रखना है इसको, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इज कॉल्ड एज Z स्कीम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है Z वे में ट्रांसफर हो रहा है, तो इसलिए इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज Z स्कीम। और हमने क्या कहा था, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स या फिर ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ फोटो सिस्टम 2। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज Z स्कीम। ठीक है। और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन ऑपरेट कहाँ पर होता है, थाइलैकॉइड मेम्ब्रेन। ये एक चीज़ याद रखिए। अब इसके मैं नाम आपको बता देता हूँ कि इलेक्ट्रॉन कैसे कौन से इलेक्ट्रॉन कैरियर्स में घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन्स कौन से इलेक्ट्रॉन कैरियर में घूम रहा है। पहले तो इलेक्ट्रॉन जाएगा कोएंजाइम क्विनोन, दिस वन इज कोएंजाइम क्विनोन, दिस वन इज योर प्लास्टोक्विनोन, PQ इज प्लास्टोक्विनोन, दिस इज योर साइटोक्रोम B6, दिस इज योर साइटोक्रोम F, दिस इज योर प्लास्टोसाइनिन, this is your photosystem 1 which absorbs 700 nanometer, photosystem 2 which absorbs 680 nanometer, then ferredoxin reducing substance, then ferredoxin and ultimately NADP reductase। तो ये सारे नाम आपको याद होने चाहिए सीक्वेंस में, और इसके भी ये सारे नाम आपको याद होने चाहिए सीक्वेंस में। तो इस वे में हमने फॉस्फोराइलेशन को यहाँ पर कवर कर दिया। बेसिकली हमने फॉस्फोराइलेशन में पढ़ा क्या है, फॉस्फोराइलेशन में हमने क्या देखा है, फॉस्फोराइलेशन में हमने देखा था कि आप लोग काइनेटिक एनर्जी ऑफ
इलेक्ट्रॉन को यूटिलाइज कर रहे हो एटीपी बनाने में, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ कर रहे हो आप लोग एटीपी बनाने में। लेकिन इसके बाद में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था प्रोफेसर पीटर मिचेल। इन साहब का क्या कहना था, नहीं भाई, इन साहब ने कहा कि हम लोग काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन से एटीपी नहीं बना सकते, बल्कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन्स से हम लोग एटीपी बनाएंगे। अरे भाई ये क्या लोचा हो गया। तो इसके लिए उन्होंने एक थ्योरी फॉर्मुलेट की जिसको हम लोग प्यार से कहते हैं केमियोस्मोटिक थ्योरी। दिस थ्योरी इज एक्सप्लेन्ड बाय केमियोस्मोटिक थ्योरी। तो ये थ्योरी जो है प्रोफेसर पीटर मिचेल ने दी थी, जिसमें उन्होंने क्या कहा कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज नहीं होती एटीपी के लिए, बल्कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन से आप लोग एटीपी बनाते हो। तो ये होती है केमियोस्मोटिक थ्योरी। अब केमियोस्मोटिक थ्योरी को हम लोग ऑफ कोर्स देखेंगे अगले लेक्चर के अंदर, लेकिन एक पॉइंट जो छूट रहा था कि आप एक और पॉइंट याद रखिए कि फॉस्फोराइलेशन 2 वेज के होते हैं। ये आपके डॉक्टर आनंद साहब ने कहा था, डॉक्टर आनंद साहब ने कहा था। ये एक पॉइंट आप लोग रट लीजिए कि डॉक्टर आनंद साहब ने साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को एक्सप्लेन किया था। और केमियोस्मोटिक थ्योरी वाज गिवन बाय बेसिकली प्रोफेसर पीटर मिचेल। याद रखिए कि फोटोसिंथेसिस चैप्टर के अंदर आपको साइंटिस्ट के नाम याद होने चाहिए। साइंटिस्ट के नाम आपसे पूछता है कई बार, तो साइंटिस्ट के नाम आपको याद होने चाहिए। अब केमियोस्मोटिक थ्योरी, इसको हम लोग कवर करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो उम्मीद है आपको इस लेक्चर में सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे, सारे कंसेप्ट्स विल बी क्लियर। और फोटोसिंथेसिस, एज आई सेड कि देयर इज सम हिस्ट्री एसोसिएटेड विद दिस चैप्टर। फोटोसिंथेसिस, देयर इज सम हिस्ट्री एसोसिएटेड विद दिस चैप्टर। तो ये चैप्टर मेरा सबसे फेवरेट चैप्टर में से एक है। तो इस चैप्टर को हम लोग तो बिल्कुल मचा देंगे, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून्ड विद PRK एजुकेशन। थैंक यू, बाय बाय।